नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कार्बन परमाणु एवं उसकी विशेषताएं कि कार्बन परमाणु क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, ये इसके अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसके अंदर जैसे कार्बन के साथ मिलके हाइड्रोजन के परमाणु अगर मिलते हैं तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होता है, इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में अपन जानेंगे। इसके बाद जब वर्गीकृत कर दिया, इससे मिलकर यौगिक बना लिया, तो इन यौगिकों को नाम क्या दिया गया है, अपन इनका नाम बनाना भी इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे IUPAC पद्धति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है आपकी। जितने भी आपके केमिस्ट्री के कंपाउंड हैं उनको नाम IUPAC पद्धति के अंदर ही उनका नामकरण किया गया है। इसके अलावा भी 2 पद्धतियां हैं जिनका थोड़ा सा बेसिक आपके बुक में दिया गया है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। इसके अलावा कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं, इसका मतलब कार्बन की ही कैरेक्टरिस्टिक को समाये हुए इस तरीके के अपर रूप वो कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपके आते हैं हीरा, ग्रेफाइट, कुलरीन। तो इनके बारे में भी अपन एक एक के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपकी बुक का लास्ट टॉपिक बचता है दैनिक जीवन में, इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक, जिसके अंदर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और उसके बाद में बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर रबर, नायलॉन वगैरह इस तरीके के आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं अपना पहला टॉपिक कार्बन परमाणु है उसकी विशेषताएं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्बन परमाणु एवं उसकी विशेषताएं। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर अपन देखें कि कार्बन परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कि कहाँ से इसका निर्माण हुआ, तो कार्बन परमाणु की उत्पत्ति मानी जाती है जीवधारी स्रोतों से। आपने छोटी कक्षाओं में ये भी पढ़ा होगा कि हजारों साल पहले पृथ्वी उथल पुथल हुई, ये पेड़ पौधे, ये इस तरीके की जो भी आपके जीवधारी हैं ये धरती के अंदर दब गए। इसके बाद आपने देखा होगा ये जगह जगह पे आज इस तरीके के अवशेष मिलते हैं जहाँ तेलों की खानें आपकी बनी हुई है, जहाँ कोयले के अपने को खानें मिलती है। तो इनका क्या है, निर्माण होता है। इनका निर्माण माना गया है जीवधारी स्रोतों से। कृत्रिम तरीके से अभी तक कार्बन की उत्पत्ति संभव नहीं हो पाई है, यानी कि किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं है कि कार्बन बना के दे दिया हो आपको। इसकी उत्पत्ति ये प्राकृतिक है और जीवधारी स्रोतों से ही उसकी उत्पत्ति मानी गई है। 1828 में साइंटिस्ट होलर द्वारा पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया था यूरिया। याद रखने वाली बात है, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया गया था, यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपसे कंपटीशन में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2, जो कि आपका यहाँ पे बताया गया है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन को हम लिखते हैं C से। किससे लिखते हैं, C से। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें कार्बन को कितने नंबर पर रखा गया है, 6 नंबर पर रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पर, हीलियम दूसरे नंबर पर, लिथियम तीसरे नंबर पर, ये भी आपने टेबल पढ़ी होगी। तो उसके अंदर परमाणु क्रमांक कार्बन का कौन सा होता है, 6 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का एक मेथड होता है जिस पे आपको अलग से वीडियो बना के दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। अपन अलग अलग परमाणु क्रमांकों के हिसाब से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा 6 हैं कार्बन के, तो यहाँ पे आप पावर में देखोगे, यहाँ पे S के साथ में 2, 2 और 2, यहाँ पे 6 हो गए। अगर यही अपन जैसे मान लो उदाहरण के लिए नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन में आता है 7वें नंबर पर, तो यहाँ पे P के साथ में 2 नहीं आके आ जाता 3। ये कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसका अपन अलग से एक आपको वीडियो बनाकर उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है +4, या फिर इसको चतुसंयोजी भी अपन बोलते हैं। संयोजकता से मतलब हो गया कि एक कार्बन परमाणु जो है वो आपका 4 अन्य परमाणुओं से मिलकर बंध बना सकता है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, अब इसकी चतुसंयोजी होने का मतलब इसके साथ में आप इधर 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 और इधर 4 कोई से भी तत्व जोड़ सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे आपने द्विबंध लगाया है तो 2 संयोजकता यहाँ पूरी हो गई उसकी, एक यहाँ हो गई 3, एक ये हो गई 4, तो आप एक को हटाओगे यहाँ से।
ठीक है, कार्बन के साथ हमेशा कितने कंपाउंड जुड़े हुए मिलेंगे आपको, कितने परमाणु जुड़े हुए मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 जुड़े हुए मिलेंगे। अगर यहाँ पे त्रिबंध लगा हुआ है तो 3 तो यही हो गए, एक मान लिया आपने ये, तो एक फिर आपको हटाना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी होता है, सिर्फ 4 बंध ही इसके साथ में मिलकर बने हुए होंगे। जैसे उदाहरण के लिए बात करूँ, कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने एक बंध दर्शा दिया। अब इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, इसकी संयोजकता कितनी, 4, एक यहाँ पहले ही पूरी हो चुकी है, तो अब 3 और बतानी है आपको। तो आप या तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, सीधे H3 लिख दिया। अगर इसकी संरचना की बात करें तो आप इसको जो भी 3 एच है ना आपको, आप उनको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करें, इसकी एक संयोजकता ये पहले पूरी हो चुकी है, अब इसमें भी ये 3 और पूरी कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, चतुसंयोजी हो जाएगा। इसके बारे में अपन अभी IUPAC में और डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका किस तरीके से नामकरण दिया जाता है। फिलहाल अपने को ध्यान रखना है कि कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी होता है, इसकी संयोजकता होती है प्लस के 4। ठीक है, चतुसंयोजी से आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे कार्बन कार्बन के बीच में मान लिया आपने त्रिबंध लगे हुए हैं। ठीक है, त्रिबंध लगा हुआ है। अब इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी हो चुकी, पहले ही 3 हो चुकी, तो एक और लगानी है आपको, एक आपने लगा दिया। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो इसकी भी इधर 3 हो चुकी संयोजकता पूरी, तो आपने एक हाइड्रोजन और लगा दिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन यौगिक हो जाते हैं इस तरीके के, जैसे अपन हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तब कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन भी आपने कई जगह पे इस तरीके से जुड़ा हुआ देखा होगा, डबल बॉन्ड के साथ में द्विबंध लगे हुए हैं। तो अब इस कार्बन के 2 हो चुके हैं ऑलरेडी बंध, आपने एक इधर लगा दिया हाइड्रोजन, एक उधर लगा दिया। इस तरीके से कैसे भी करके घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि आपको कार्बन की संयोजकता कितनी रखनी है, प्लस के 4, अर्थात 4 बंधों के अलावा 5वां बंध कार्बन नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना है। कार्बन की बात की, कार्बन जो है एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है। इसकी ज्यामिति किस तरीके की होती है, समचतुष्फलकीय होती है। किस तरीके की होती है इसकी ज्यामिति, समचतुष्फलकीय होती है। और इसका बंध कोण का मान आपको दे रखा है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये चक्रीय एवं अचक्रीय दोनों यौगिक बना सकते हैं। चक्रीय और अचक्रीय यौगिकों से मतलब हो गया आपका कि अचक्रीय मतलब सीधे, ठीक है, मतलब एक सीधी रेखा में। चक्रीय मतलब इस तरीके का चक्कर बना हुआ हो। ठीक है, यानी कि जो क्लोज पाथ हो, क्लोज पाथ से मतलब हो गया पूरा का पूरा बंद हो, इस तरीके का चक्रीय यौगिक इनको अपन बोलते हैं, साइक्लिक यौगिक। और ये हो गए नॉन साइक्लिक, ठीक है, मतलब अचक्रीय। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण। सबसे पहले देखो आप शब्द पे गौर दो, हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक ही क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। तो यही आपकी इसकी परिभाषा है, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक ही आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है CH4, यहाँ पे C कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, H हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, C2H6। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड आपको यहाँ पे परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे मिलकर बने हुए यौगिकों को क्या अपन बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब उनका नाम क्या है वो अपन अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे जब अपन IUPAC नाम सीखेंगे। अब देखो हाइड्रोकार्बन को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट दिया जा सकता है कि क्लासीफाई द हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको क्लासीफाई किया गया है, एक तो अचक्रीय यौगिक, ठीक है, और एक दिया हुआ है चक्रीय यौगिक। 2 भागों के अंदर अपन इसको मेनली क्लासीफाई करते हैं, चक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक। अचक्रीय मतलब मैंने बताया विवर्त श्रृंखला युक्त, यानी कि कोई इसके अंदर वो नहीं है, सीधे बिना किसी चक्कर के हैं। ठीक है, बिना किसी चक्कर के मतलब बिना कोई क्लोज पाथ बना हुआ है, कोई बंद घेरा नहीं बना हुआ है किसी भी तरह का, तो उनको अपन बोल दिया अचक्रीय। और चक्रीय मतलब वापस घूम फिर के वो घेरा बंद हो जाए वापस। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ से शुरू होने के बाद में अपन वापस इसको बंद कर दिया, ठीक है, वहाँ पे भी आपने देख रहे हो, तो उनको अपन बोलते हैं चक्रीय यौगिक। और बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उनको अपन बोलेंगे अचक्रीय यौगिक। अब इसके अंदर क्या हो गए, इस चक्रीय यौगिक को भी आपने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, फर्दर क्लासीफाई कर रखा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एक ही कैटेगरी आती है, वो आती है एल्केन की। किसकी आती है, एल्केन की, ध्यान देना, एल्केन। ठीक है, असंतृप्त में आती है एल्कीन और एल्काइन। अब इसको संतृप्त में क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के द्विबंध की आवश्यकता नहीं होती है, त्रिबंध की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सिंगल बंध से ही काम आ जाता है।
ठीक है, जितने अपने को कंपाउंड ऐड करने होते हैं वो अपन कंपाउंड डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो इसमें तो ये क्या हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। और यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन के अंदर हमको अलग अलग बंध लगाने पड़ते हैं। एल्कीन में अपन द्विबंधों का इस्तेमाल करते हैं, एल्काइन में हम त्रिबंधों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपन IUPAC पद्धति अगली कक्षा में जब अपन देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ईजी है ये। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, बहुत ही आसान है। एल्केन, अब यहाँ पे ध्यान देना शब्द पे मैं बोल रहा हूँ एल्केन, लास्ट के अंदर ध्वनि किसकी आ रही है, एन, ठीक है, किसकी आ रही है, एन। तो मैं जो भी एग्जाम्पल लूँगा उन सब में भी ध्वनि एन की ही आएगी, जैसे मेथेन, ठीक है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सब में ध्वनि आएगी एन की। तो एल्केन के एग्जाम्पल होंगे ये सब। एल्कीन में किसकी ध्वनि आ रही है, इन की, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से होंगे, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से। एल्काइन में किसकी ध्वनि आ रही है, एल्काइन, यानी कि आइन, आइन की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरीके से अपन एल्काइन, एल्कीन और एल्केन को क्लासिफाई कर लेंगे फर्दर, और इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब देखते हैं चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिकों में आपने देखा संवर्त श्रृंखला युक्त। संवर्त श्रृंखला युक्त के अंदर हो गया मतलब कि और इसको अगर आप क्लासिफाई करो तो दो पार्ट्स के अंदर ये क्लासिफाई होगा, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक उन यौगिकों को बोलेंगे जो जलाने पर काला धुआं उत्पन्न करे, ठीक है, जिनको अगर अपन जलाएं तो काला धुआं उत्पन्न होगा, उनको अपन बोलेंगे एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक किसको बोलेंगे, जो बिना धुएं के जलते हैं, उनको अपन बोलेंगे एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का एग्जाम्पल आपको दे रखा है बेंजीन। देखो बेंजीन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ जहाँ जहाँ मोड़ा गया है ना इसको, जैसे यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर, इस तरीके से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ठीक है। अब यहाँ जहाँ जहाँ डबल लाइन दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ आपको द्विबंध लगा हुआ है, इसका मतलब जैसे यहाँ बंध लगा दिया, फिर एक छोड़ना है, फिर एक बंध लगा दिया, फिर एक छोड़ना है, फिर एक बंध लगा दिया। समझ में आया? मैंने बताया एक के छोड़ के एक के लगा दो, कहीं से भी लगा दो, ठीक है। जैसे आपने इसको ऐसे भी लगा सकते थे आप, ज़रूरी नहीं उसमें जहाँ बता रखा है वहीं लगाएं। आपने बंध लगाया पहले यहाँ, फिर इसको छोड़ो यहाँ, फिर इसको छोड़ो यहाँ, ये भी बेंजीन ही हो गया, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो ये क्या फुलफिल हो रही है, कार्बन की संयोजकता मैंने कितनी बताई थी आपको, कितनी होती है, 4। अब इस कार्बन पे आ जाओ सबसे पहले आप, 2 ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरी ये हो चुकी है, तो बच रही कितनी है, 1 आपने लगा दिया हाइड्रोजन। अब इस पे आ जाओ, यहाँ भी इसने 2 कवर कर रखे हैं, 1 ये हो गया, 3 ये 4 हो गए इसके, यहाँ भी 2 और 1 3 ये 4 हो गई, ठीक है, 2 और 1 3 ये 4। इसी तरीके से सब में आप एक एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे और कार्बन को क्या कर दोगे, संतुलित कर दोगे, उसकी संयोजकता पूरी कर दोगे। तो यहाँ पे C कितने हो गए, 6, और H भी कितने हो गए, 6। तो आपसे कोई बेंजीन का फॉर्मूला पूछे तो बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। आपसे उसकी कोई संरचना पूछे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और बिना C वगैरह लिखे ऐसे भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप जो कॉर्नर है वहाँ पे C लिखो, वहाँ पे आप जहाँ जहाँ से इसकी ज़रूरत है वहाँ से आप इसको मोड़ दोगे। अब उसी से मिलता जुलता एक और डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको एलिसाइक्लिक में, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो शब्द कहाँ जुड़ता है, जहाँ बंद पात आ गया ना वहाँ साइक्लो शब्द जुड़ जाएगा बेंजीन के अलावा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ये क्या कहा जाएगा, अब यहाँ कार्बन कितने होंगे, 4, पहला इस कॉर्नर पे, दूसरा इस कॉर्नर पे, तीसरा इस कॉर्नर पे, चौथा इस कॉर्नर पे। चूंकि अब ये पूरा बंद हो गया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लो यौगिक, साइक्लो। अब 4 के लिए क्या काम में लेते हैं, ब्यूटेन, वो अपन IUPAC पद्धति में सीखेंगे, तो इसको अपन बोल देंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो शब्द कहाँ जुड़ जाता है, जो बंद यौगिक आते हैं ना, चक्रीय यौगिक, वहाँ पे आपका जुड़ जाएगा, साइक्लो शब्द जुड़ जाता है, ठीक है। अब उसमें इसमें क्या फ़र्क हो गया, बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में आपने ध्यान दिया हो कहीं भी द्विबंध नहीं लगे हुए हैं, अर्थात कार्बन किस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से। अब कार्बन के साथ में क्या हो गया, 2 बंध पूरे हैं, तो यहाँ CH2 लगा दिया आपने। इस कार्बन के भी 2 रखे हैं, एक ये रहा, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इसी तरीके से सभी जगह क्या लग जाएगा,
दो हाइड्रोजन लग जाएंगे और कार्बन को आप क्या कर दोगे, चतुसंयोजी बना दोगे। इसके साथ भी आपने H2 लगा दिया। तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में फ़र्क समझ में आ गया। बेंजीन में क्या है, एक जगह छोड़ के एक जगह डबल बंध लगाते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी तरफ सिंगल बंध लगे हुए रहेंगे। वो दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, चक्रीय यौगिकों की श्रेणी में आएंगे। चक्रीय यौगिकों के लिए बेंजीन के अलावा जितने भी यौगिक हैं सब में कौन सा शब्द इस्तेमाल लेंगे, नाम में साइक्लो शब्द लग जाएगा। ठीक है, 4 यौगिक हैं तो ब्यूटेन इस्तेमाल करते हैं तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, 5 यौगिक हैं, 5 के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन पेंट शब्द, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अब वहाँ 6 कॉर्नर थे यानी कि 6 कार्बन लगे हुए थे, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपन हेक्स शब्द। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा शब्द आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से अपन इस्तेमाल में करते हैं। अब अपन देखते हैं, मैंने बताया आपको, वापस रिवाइज कर देता हूँ एक बार। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। जैसे इसके अंदर दिखा रखा है CH4 और C2H6। इनके नामकरण अपन अगली कक्षा में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन को अपन ने क्लासीफाई किया अचक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिकों में। अचक्रीय में बताया संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त में आता है सिर्फ आपका एल्केन। इसके एग्जाम्पल भी कौन से होंगे, एल्केन यानी कि एन की ध्वनि देने वाले, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। असंतृप्त में कौन से आएंगे, एल्किन और एल्काइन यानी कि इन्हीं की ध्वनि देने वाले। एल्किन के एग्जाम्पल हो गए एथीन, प्रोपीन, इस तरीके से। एल्काइन के एग्जाम्पल हो गए एथाइन, प्रोपाइन। चक्रीय यौगिकों में बताया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि जलने पर क्या करते हैं, काला धुआं देते हैं, और एलिसाइक्लिक यौगिक बिना धुएं के जलते हैं। एरोमेटिक का एग्जाम्पल लेना है आपको बेंजीन, और एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल लेना है साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। इसके अंदर अपन ने आज पहले टॉपिक के अंदर पढ़ा कि कार्बन परमाणु क्या होता है, कार्बन परमाणु की विशेषताएं अपन ने सीखी आज, और इसके अलावा सीखा हाइड्रोकार्बन है उसका वर्गीकरण। अगली कक्षा में अपन इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।